नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और इसमें हम बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो एक और कॉपी आई है इस बच्चे की और देखिए आज के सेशन में प्रश्न कौन सा है। कृषि क्षेत्र से संबंधित है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रायः कहा जाता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है। इस क्षेत्र में देश में मौजूदा मांग एवं आपूर्ति पक्ष की प्रमुख संभावनाओं को उजागर कीजिए। यहाँ पर संभावनाओं को बताना है आपको और ध्यान रहे इसमें और कुछ विशेष आपसे नहीं पूछ रहा है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में उनकी क्या संभावना है और साथ ही साथ इसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर आपको 250 वर्ड में देना है। 15 अंक इसके लिए निश्चित है। स्वाभाविक सी बात है, 150 वर्ड वाले क्वेश्चन को डील करने का तरीका अलग होगा, 250 वर्ड के जो क्वेश्चन हैं उनको डील करने का तरीका अलग होगा। प्रायः ये कहा जाता है कि इसमें अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो चीज़ें बढ़िया होती हैं, अर्थात देखने में भी अच्छा लगता है और नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेज होते हैं। मैंने कहा कि संभावना होती है। यहाँ पर आपको जो शुरू करना चाहिए था, यहाँ से शुरू करना चाहिए था। हालांकि आपने कोशिश की है कि थोड़ा सा यहाँ पर गैप दिया है, बहरहाल ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित यहाँ पर दो तीन बातें हैं। एक तो इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है। भविष्य उज्जवल क्यों है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब ये कहा जा रहा है कि मौजूदा मांग और आपूर्ति पक्ष, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और अगर डिमांड है तो क्यों है वो तथ्यतः आपको बताना पड़ेगा। साथ ही आपको संभावनाओं को भी देखना पड़ेगा कि भारत में कितनी संभावना है और संभावनाओं से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को आपको यहाँ पर कोट करना होगा, बताना होगा। तो अगर आपके पास डेटा है तो फिर दी बेस्ट होगा, अगर डेटा नहीं है तो फिर आपको बातें बनानी पड़ेंगी और स्वाभाविक सी बात है कि बातें अगर बनाई जाएंगी तो उस पर नंबर तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक ही विकल्प है कि हमें मेहनत करनी है। अब यहाँ पर देख लें, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विनिर्माण में लगभग 8% है, कृषि विनिर्माण में लगभग 9% है। यह क्षेत्र 8% की वार्षिक समृद्धि दर से बढ़ रहा है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इसे सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। सनराइज इंडस्ट्री उसको कहा जाता है जिसके ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं अभी अपनी इनिशियल स्टेज में हैं, धीरे धीरे वो विकास कर रहे हैं, तो अभी इनके विकास की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए इसको सनराइज इंडस्ट्री कहा जा रहा है। ठीक बात है, आपने बढ़िया लिखा है। ये जो है ये आंकड़ा आपको यहाँ पर लगभग शब्द लगा देना चाहिए क्योंकि 8.3% की वार्षिक वृद्धि दर से यह बढ़ रहा है। तो ठीक है, लगभग भूमिका यहाँ पर सटीक तो नहीं है लेकिन मानी जा सकती है कि ठीक आपने लिखा है। आर्थिक समीक्षा को आपने कोट किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते किसको हैं। तो संक्षेप में जब हम बात करेंगे तो ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पाद, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, प्राथमिक कृषि उत्पाद जैसे टमाटर प्राथमिक कृषि उत्पाद है, केला प्राथमिक कृषि उत्पाद है, आम भी कह सकते हैं आप। तो ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर, और प्रसंस्करण किससे करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप उसकी आयु को बढ़ा देंगे। तो फिर से ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है उसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है या कहते हैं। जैसे अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद जितने हैं उनको भी आप कृषि उत्पाद के रूप में शामिल करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। आप दूध की बात कर लेंगे, मदर डेयरी, अमूल, ये आपने पढ़ाई है। साथ ही साथ फल की बात कर लें, फलों को भी एक स्थान अर्थात जहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है, जहाँ पर वो कंज्यूम होना है अर्थात उपभोग किया जाएगा, उस स्थान तक पहुँचाने में समय लगता है और फल
या सब्जियां एक निश्चित समय पे पक जाती हैं, पकने के बाद एक ही समय में उनका कंजप्शन तो हो नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड हमेशा चलती रहेगी और ये जो सप्लाई है वो लिमिटेड समय तक होता है, इसलिए उनको प्रसंस्कृत करके उनकी आयु बढ़ाना ज़रूरी है और इससे मूल्यवर्धन भी हो रहा है। तो आपने बात कर ली कि जैसे डेयरी उत्पाद हो गया, मिल्क हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गया, पैकेट बंद जो भोजन है या पेय पदार्थ है, जैसे नारियल की बात कर लीजिए, अब तो गन्ने का जूस भी पैक करके बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि परिभाषा में ये बातें लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है आपने शुरुआत डायरेक्ट किया है, 250 वर्ड का है, तो इसमें आपके पास समय था कि आप भूमिका दे सकते थे। अब एक बार इनके पूरे प्रश्न उत्तर को पढ़ने से पहले क्या क्या इसमें बातें होनी चाहिए थी उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है। क्यों उज्जवल है? मांग और आपूर्ति को हम देख लें, इसको देखेंगे, संभावनाएं देखेंगे, तो दोनों को अलग अलग पॉइंट में यहां पर बताया गया है। अब उत्तर प्रारूप क्या होना चाहिए? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आप बताते भूमिका में, मुख्य भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मांग और आपूर्ति की संभावनाएं क्या हैं, और जो निष्कर्ष होगा आपका संतुलित होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। तो जो भी आप वहां पर सजेशन दे रहे हैं, सजेशन ऐसा हो कि सभी लोग उसे स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि केवल आप कह रहे हैं और आपको ही अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, तभी उस दिशा में रिफॉर्म हो सकता है या उसे माना जा सकता है। यहाँ पर देखें संभावनाएं क्या है। सबसे पहले मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता के मामले में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पर्याप्त संभावनाएं देखी जा रही हैं। यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता की बात की जा रही है। जब आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तभी आप उसको प्रसंस्कृत कर सकते हैं। तो उसके लिए भारत में क्या संभावनाएं हैं? कृषि पर जो निर्भरता है आज भी भारत में वह 58% है, लगभग 58% है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या इस पर निर्भर है, स्वाभाविक सी बात है कि वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास हो। साथ ही साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है, अर्थात भारत में इसकी पर्याप्त संभावनाएं हैं। केला उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है और केले का भी प्रसंस्करण किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। केला ऐसा फ्रूट है कि लगभग सभी लोग खाते हैं और इसको धोने और इत्यादि इत्यादि की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूध उत्पादन में बात करें तो पहला स्थान है विश्व में। टमाटर उत्पादन में भी पहला स्थान है। आम के उत्पादन में भी भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो ये सभी बातें, ये सभी आंकड़े बताते हैं कि भारत में संभावनाएं, जो हमने कहा संभावनाएं ये ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध है। जब कच्चा माल रहेगा तभी हम उसको प्रसंस्कृत कर पाएंगे, पहले भी मैंने कहा। अच्छा, अब बात कर लें कि जो मांग और आपूर्ति है वो कैसा है। तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हो गया है, चीन को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि उसके बावजूद हो ही रही है। जितनी जनसंख्या उतनी ज़्यादा डिमांड और उतनी ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत का स्थान 5वां है। साथ ही पीपीपी अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से विश्व में 3रा स्थान है। 2023 की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है और अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं पर्याप्त हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे लोगों की पीसीआई बढ़ रही है, अर्थात पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। और इसके बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक उपभोग व्यय, एक निवेश व्यय। तो यहाँ पर उपभोग व्यय की बात करें, उपभोग व्यय इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। ठीक है, नगरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे नगरीकरण में वृद्धि होगी वहां पर एकल जीवन देखने को मिलता है शहरों में। और एकल जीवन क्या, उसको कैसा भोजन चाहिए? रेडी टू ईट, मतलब सब कुछ बना बनाया मिल जाए और आप तुरंत उसे गर्म पानी में डालें और खा लें, चल दें अपने ऑफिस या जो भी आप काम करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट भी है तो आसपास के एरियाज में देखा होगा दुकान पे, जनरल स्टोर की दुकान पे
5 रोटी का एक पैक मिल रहा है, केवल आपको जाना है, उसको तवे पर सेकना है या गैस पर उसे सेकना है और खा लेना है। आपको आटा लगाने या फिर रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से सब्जियां बनी बनाई आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि नगरीकरण में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, रेडी टू ईट जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ रही है, और इसकी वजह से जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनकी देश में संभावनाएं ज़्यादा हैं। बेरोजगारी दर की बात करें तो भारत में 6.8% इस समय इसी के आसपास है, और इसकी वजह से भारत में सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। तो सस्ता श्रम उपलब्ध है, इसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि मांग बढ़ेगी। किस चीज़ की? खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार की मांग बढ़ेगी, जिससे इन उद्योगों की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। ठीक है, प्रसंस्करण उद्योगों का अभी भारत में कम विकास हुआ है, कम विकास है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सनराइज इंडस्ट्री है और इसमें विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भंडार गृह का अभाव है भारत में, जिसकी वजह से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। ये बताया जा रहा है कि 1/4 के करीब अनाज और जो कृषिगत उत्पाद हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो टमाटर को लेकर के, टमाटर इसका 40 से लेकर के 30% तक बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, भंडार गृह नहीं है, हम उसको प्रसंस्कृत नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास ये भी एक विकल्प है। हम यह भी तथ्य देख रहे हैं कि इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि मांग ज़्यादा है। सप्लाई चेन की समस्या है, जिसकी वजह से वस्तुएं खराब हो जाती हैं। तो ये सप्लाई चेन की वजह से न केवल उपभोक्ता की तरफ से बल्कि जो उत्पादक है उसकी तरफ से भी इसकी मांग ज़्यादा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाए और इस दिशा में बेहतर प्रयास किया जाए। इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्पादक को उचित मूल्य मिलेगा, उसकी वस्तुएं खराब नहीं होंगी और वो निवेश करेगा, और जो उपभोक्ता है उसे सालों साल वो वस्तुएं मिलती रहेंगी। तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। जो निष्कर्ष होगा वो वही आपका एक संतुलित होना चाहिए, किसी पक्ष में एकदम आपका झुकाव ना दिखे और सारगर्भित होना चाहिए। सभी बातें लगभग उसमें समाहित होनी चाहिए। आप कह सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं, केवल इसलिए नहीं कि डिमांड, मांग और आपूर्ति ज़्यादा है, बल्कि रोजगार की मांग को ध्यान में रखते हुए भी इसकी पर्याप्त संभावनाएं हैं और इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि प्रयास किया जा रहा है। 8%, 8.3% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, जिसमें और वृद्धि होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है, या ध्यान देने की ज़रूरत है, या ध्यान देना चाहिए। अब ये आपने समझ लिया कि क्या क्या बातें इसमें होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इनकी कॉपी पर। इन्होंने जो लिखा था इसके आधार पर हमने कहा कि यहाँ पर जो इन्होंने बताया है इस पे मेरे ख्याल से जो देना चाहिए था अभी वो अपर्याप्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनको नंबर दिया जाएगा अभी आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने और क्या लिखा है तो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं। यहाँ पर कहा गया है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मौजूद मांग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कच्चा उत्पाद बहुतायत में मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चूंकि कच्चा माल में मुख्यतः सब्जियां, फल आदि, ये मैंने कहा था कि ये आपको नहीं लिखना है, आपको देवनागरी लिपि में लिख देना है। यही बात आपको देवनागरी लिपि में अपनी लिख करके बता देनी है। ऐसे आप लिख करके नंबर नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे, इसको मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिखा है। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है आपने। तो इसमें जो आपने बताया है, इसमें भारत बताया है आपने, तीसरा पॉइंट, भारत में बड़ी संख्या में श्रम गहन उद्योगों की आवश्यकता है, इस कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका है। ठीक बात है, भूमिका है आप बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपने चौथा पॉइंट लिखा है भारत में निर्यात को बढ़ाने के लिए, सीएडी को कम करने, विदेशी विनिमय भंडार को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र की भूमिका है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। आप सीएडी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जो कृषि उत्पाद हैं हम उनका निर्यात कर सकते हैं अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में बेहतर होता है, और उसकी संभावनाएं तो हैं अगर उस दिशा में प्रयास किया जाता है तो।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये ठीक बात है। ये लाइन आपको सीधे सीधे लेकर के जाना चाहिए था निष्कर्ष में। आगे बढ़ लेते हैं और क्या आपने लिखा है यहाँ पर देख लें। आपने ये बताया है आपूर्ति पक्ष की प्रमुख संभावनाएं क्या हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सब्जियां तथा फलों का उत्पादन किया जाता है, ये भी ठीक बात है। कृषि तथा सहसंबद्ध उद्योगों की अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है, आंकड़ा नहीं दिया है आपने। भारत में पशुधन सर्वाधिक है, ठीक बात है, इसकी भी सब ये भी मान लेते हैं। ये लगभग सभी पॉइंट आपके वैलिड हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लें, अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रोजगार प्रदान करने आर्थिक समृद्धि में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ये बताना चाह रहे हैं प्रारंभ की गई है, ठीक है। ये भूमिका आपकी ठीक है। यहाँ पर भूमिका पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, साथ ही साथ इस पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर आपका 3 नंबर हो गया। साथ ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको आधा नंबर दिया जाएगा। ये जो आपने कहा है इस पर भी आपको आधा नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4 नंबर यहाँ आपको मिल गए हैं। 4 नंबर के साथ साथ यहाँ पर आपको आधा नंबर मिला था, साथ ही 1 पॉइंट पर यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये टोटल मिल करके आपका ये 1 हो गया। टोटल आपको यहाँ पर जो मिल रहा है 15 में से आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। यहाँ पर टोटल आपको 5 नंबर इस प्रश्न में जो आपने बातें लिखी हैं उसके आधार पर आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप अपनी गलतियों को समझ गए होंगे। तो इस दिशा में सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे, अर्थात दोबारा से उसे लिखेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।